24 न्यूज HD और 12 बजे के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं फरवा वही और मैं हूं अबूजर मौसम। सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी का सामना है। 100 इंडेक्स 40,000 की सतह से नीचे आ गया है। कारोबारी हफ्ते का आगाज है और शदीद मंदी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स 1000 पॉइंट से भी नीचे आ गया है और 40,000 पॉइंट्स की सतह से नीचे आ गिरा है 100 इंडेक्स। आपको बताएं कि सरमायाकारों के अरबों रुपए डूबते नजर आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है। 1300 पॉइंट से जायद की मंदी देखी जा रही है 100 इंडेक्स पे और कारोबारी हफ्ते का ये आगाज है। पीर का दिन है। सुबह से ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शदीद मंदी से दो चार है। तो ये तमाम सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह, मुआशी माहिर हैं, साबिक विभागी वजीर भी हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया पहले तो वक्त देने के लिए। ये बताएगा ये रुझान जो है वो हफ्ते के आगाज में ही नेगेटिव जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आई थिंक इस वक्त इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस खासा जिटरी हुआ है और जिस तरह के पिछले दिनों में डॉलर के साथ हुआ और उसके ऊपर फिर जो रद्द अमल देखने में आया तो उससे ये जाहिर हो रहा था कि कोई चीजें जो है कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें कि जो फंडामेंटल्स हैं वो तो बड़े अच्छे हैं और ये ओवर रिएक्शन मार्केट में हो रहा है। लेकिन आई थिंक हुकूमत के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी ये कंफ्यूजन को ख़त्म करें और एक अपनी इकोनॉमिक जो डायरेक्शन है उसको दुरुस्त रखें और कौम को पता होना चाहिए कि किस तरफ हमने जाना है। ये कहना कि अभी तक ये कहना कि हम IMF के साथ नेगोशिएशंस में अपनी मनवाएंगे, उनकी नहीं सुनेंगे, इस किस्म की बातें जो है ये मार्केट्स के लिए बिल्कुल बहुत नेगेटिव होती हैं। सो आई थिंक ये कोई फंडामेंटल की वजह से नहीं ये हो रहा है, पर ये ज्यादा आपका इस वक्त जो अनसर्टेनिटी है एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी की वजह से ये फ्लक्चुएशंस हो रही हैं। ठीक, डॉक्टर सलमान शाह साहब ये भी फरमाइएगा कि कुछ माहिरीन के मुताबिक जो है IMF पैकेज से मशरूत है ये जो मंदी जा रही है, तो इस पर क्या तबसरा करना चाहेंगे? इसमें कोई स्टेबिलिटी दिखानी चाहिए हुकूमत को? देखिए, अगर तो आप ये देखते हैं कि डॉलर की जो अप्रिसिएशन हुई है और डॉलर जो है डिवैल्यूएशन हुई है तो उसका तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपकी जितने भी ये बड़े स्क्रिप्ट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनकी रिप्लेसमेंट वैल्यू तो बढ़ गई है। सो रुपीज में तो इसकी वैल्यू ऊपर जानी चाहिए, नीचे नहीं आनी चाहिए। सो बेसिकली इफेक्ट जो है वो कॉन्फिडेंस का है कि सडनली पाकिस्तान का जो एक किस्म का रिस्क जो है परसेप्शन वो बढ़ गई है। सो आई थिंक गवर्नमेंट का काम इस वक्त ये है कि रिस्क परसेप्शन को कम किया जाए और IMF के साथ प्रोग्राम जो है वो उसको इस तरह से नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए। अगर IMF के साथ हमारी कोई नेगोशिएशंस होती हैं और वो सही डायरेक्शंस में चल पड़ती हैं और उसके बाद IMF प्रोग्राम आ भी जाता है तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट कम अज कम ये खासी ऊपर जा सकती है और इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तक हमने इन्वेस्टर को वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया जो देना चाहिए। ठीक, डॉक्टर सलमान शाह साहब वजीर खजाना को क्या मशवरा देंगे? सरमायादार जो है उसका कॉन्फिडेंस कैसे बहाल करेगी हुकूमत? जो सरमायाकार है उनको कैसे लेकर आएगी कि वो इन्वेस्टमेंट करें? जी, उसके लिए आपको बड़ा एक क्लियरली आपका स्टैंड होना चाहिए और जो मार्केट है उसको ये पता होना चाहिए कि उनके पास एक इन्वेस्टर फ्रेंडली गवर्नमेंट है जो इन्वेस्टर्स को प्रमोट करना चाहती है, जो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहती है और जो तमाम जो गवर्नेंस इश्यूज हैं उनको टैकल करना चाहती है और वो एक इकोनॉमिक स्ट्रेटजी ला रहे हैं जो कि एक अच्छी डायरेक्शन में जाएगी। एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होगी
सो ये सारी चीजें आपको मार्केट को कन्विंस करना पड़ेगा इन चीजों पे। सही डॉक्टर साहब, बिल्कुल मार्केट को कन्विंस तो करना पड़ेगा। डॉलर भी साथ साथ बढ़ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? 140 के करीब पहुंच गया था आज फिर एक दफा, तो इस पर क्या सूरत हाल देखते हैं आप? देखिए, वो तो आपको पता है कि आपका जो एक्सचेंज रेट है वो डिपेंडेंट है आपकी कंपेटिटिवनेस और आपकी प्रोडक्टिविटी पे, और आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, आपकी रेमिटेंसेस हैं। तो इस वक्त तो आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो बहुत तेजी से बढ़ी है ना, और आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो अभी भी आप पर खासा प्रेशर डाल रहा है। तो आई थिंक ये डिवैल्यूएशन की वजह से अब आपकी एक्सपोर्ट में कुछ बेहतरी आनी चाहिए, और अगर एक्सपोर्ट पैकेज जो गवर्नमेंट करती रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर ठीक होती है और एक्सपोर्ट्स कुछ बढ़नी शुरू होती हैं, तो ये डॉलर जो है ये अपनी सही पोजीशन पे आ जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये ऑलरेडी अपनी सही पोजीशन पे आ चुका है। ठीक, डॉक्टर साहब ये भी फरमाएगा, हुकूमती पॉलिसीज़ को आप कैसे देखते हैं जो मुआशियात से मुतल्लिक हैं? आई थिंक इरादे बड़े अच्छे हैं, लेकिन अभी एग्जीक्यूशन में ज़रा थोड़ी सी एब्रेसिवनेस है, और वो मैंने जैसे पहले कहा कि इस वक्त आपको इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, और वो आई थिंक हुकूमत जो है उस एरिया में नाकाम हो रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया। हमारे मुआशियात हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सलमान शाह साहब, वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और खबर शामिल करेंगे कराची से, जिसके इलाके डिफेंस ख़याबान मुजाहिद में खड़ी गाड़ी में धमाका हुआ है और देसी साख्ता व्हीकल बॉर्न IED से धमाका किया गया है। जी बिल्कुल, तहकीकात के बाद कार में बारूदी मवाद से धमाके की तस्दीक हो गई। धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कराची में रात गए डिफेंस फेज 5 खयाबान मुजाहिद में खाली प्लॉट में खड़ी कार धमाके से तबाह हो गई और गाड़ी के परखचे उड़ गए। कई घंटे पुलिस इसे सिलेंडर धमाका करार देती रही, लेकिन तहकीकात के बाद कार में बारूदी मवाद से धमाके की तस्दीक कर दी गई। SSP इन्वेस्टिगेशन तारिक धारीजो का कहना है कि देसी साख्ता व्हीकल बोन एक्सप्लोसिव डिवाइस का धमाका था, जिसमें 8 से 10 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। TTT की टीम से बता दिया कि वो भी अपना जो है वो यहाँ से आके इसको एनालाइज कर रहे हैं अच्छे तरीके से, कि तक पता चले कि क्या सबब बना है इस जो गाड़ी की जो धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक गाड़ी से LPG के 6 और गाड़ी में नस्ब CNG सिलेंडर दुरुस्त हालत में मिले हैं, जिन्हें बम के साथ मुंसलिक किया गया था, लेकिन खुशकिस्मती से बम पूरी तरह फट न सका। अगर बम मुकम्मल तौर पर फटता तो धमाके में भारी जानी और माली नुकसान हो सकता था। पुलिस के मुताबिक तबाह होने वाली कार इतवार की शाम जमशेद क्वार्टर के इलाके से चोरी की गई थी। तहकीकाती जराये का कहना है कि कार बम धमाका चीनी काउंसिल खाने पर नाकाम हमलों का तसलसल भी हो सकता है। तो कराची के इलाका है डिफेंस, जहां पर कार बम धमाके में तबाह होने वाली गाड़ी की चोरी का मुकदमा भी जमशेद क्वार्टर्स थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुद्दई का कहना है कि उन्होंने 6 माह पहले ये गाड़ी बेटे को ड्राइविंग सिखाने के लिए खरीदी थी। तफसीलात क्या हैं अपने नुमाइंदे से भी जानेंगे। आपको बताएंगे कराची का इलाका है डिफेंस, जहां पर कार बम धमाका हुआ है और BDS के अमले के मुताबिक ये तमाम तर लिंक्ड किया गया था गैस सिलेंडर के साथ, और अगर गैस सिलेंडर फट जाते तो इससे 100 किलोग्राम की शिद्दत का धमाका हो सकता था, जिससे खदशा जो जाहिर किया गया है वो ये जाहिर किया गया है कि नुकसान काफी बड़े पैमाने पर हो सकता था। गाड़ी के बारे में ये अपडेट्स आ रही हैं कि गाड़ी चोरी की है और मुकदमा जो है इस हवाले से जमशेद क्वार्टर थाने में दर्ज कर लिया गया है, जबकि मुद्दई का कहना है कि उन्होंने 6 महीने पहले ये गाड़ी अपने बेटे को ड्राइविंग सिखाने के लिए खरीदी थी। तो कानून नाफिज करने वाले इदारे अब तहकीकात का आगाज कर चुके हैं। इस हवाले से आपको मजीद बताएं कि कराची के इलाके डिफेंस सोसाइटी में कार बम धमाका हुआ। देसी साख्ता व्हीकल बॉर्न IED से धमाका किया गया है। धमाका खेज मवाद से मजीद 7 गैस सिलेंडर्स भी मुंसलिक थे, लेकिन बम न फट सका। डिफेंस में प्लॉट में खड़ी गाड़ी में धमाके की इब्तदाई तहकीकात जो हैं वो जारी हैं और सिलेंडर ना फटा, जिसके बाद बड़े पैमाने पर ये धमाका नहीं हुआ। लेकिन जो कार बम धमाका हुआ उसकी तहकीकात के मुताबिक ये कार जो है चोरी की है और इसके हवाले से मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो जारी हैं। देसी साख्ता व्हीकल बॉर्न IED से ये धमाका किया गया
और धमाका खेज मवाद से मजीद 7 गैस सिलेंडर्स भी मुंसलिक थे, लेकिन ऐसा ना हो सका कि बड़े पैमाने पर धमाका नहीं हुआ। उधर सिंध फूड अथॉरिटी ने कराची की जूना मार्केट खोया मंडी में मुजरिम सेहत खोया फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। सिंध फूड अथॉरिटी ने 12 दुकानों को सील कर दिया है। मजीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा समीन नवाज बताएगा, सील किया गया है, जुर्माने भी आयद किए गए हैं क्या? फूड अथॉरिटी की जानिब से आज सुबह ये कराची का इलाका है जूना मार्केट, जहां पर कार्रवाई की गई है और बताया ये गया है कि ये पूरी एक बहुत बड़ी मार्केट है खोए की, जहां पर गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो खोया लाकर बेचा जाता है थोक के हिसाब से। और यहाँ पर ये कहकर कार्रवाई की गई सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से कि जी मुज़र सेहत खोया फरोख्त किया जा रहा था, उसमें कुछ जानवरों के अद्वियात में इस्तेमाल होने वाली अशिया मौजूद थी जो कि मुज़र सेहत बताई जाती हैं, लिहाजा वो तमाम तर खोया है और तमाम तर दुकानों का सामान जब्त में ले लिया गया है और 12 दुकानें बताई जा रही हैं जिसको सील किया गया है। मेरे साथ यहाँ पर इन दुकानों के हवाले से एक साहब मौजूद हैं जो बताएंगे कि ये कार्रवाई क्या की गई और दरअसल मसला क्या? नहीं, ये कार्रवाई की गई कि जो पंजाब से जो आ रहा है 2 नंबर खोया कि उन्होंने ये कार्रवाई की उसको बंद करो। अभी हमारी मीटिंग हो रही है, हमने मीटिंग की है, आप लोगों को देख करके हम आ गए हैं। हमारा यही है कि पंजाब का जो माल आ रहा है तकरीबन हम बंद करेंगे, हमारी ये कोशिश है। अब हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए 2-4 दिन, क्योंकि सारे दुकानदार हम जमा हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला हम पंजाब का माल बंद कर देंगे। चंद लोगों की वजह से ये कह रहे हैं कि जो पूरी मार्केट है खोए की जिसके दुकानदार मुतासर हुए हैं और वहाँ पर सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से सुबह कार्रवाई की गई है, 12 दुकानें सील कर दी गई हैं और अब यहाँ पर मार्केट के लोगों का ये कहना है कि तमाम तर दुकानदार जमा होकर एक लाहेअमल तरतीब दे रहे हैं कि इस सूरत हाल से किस तरह से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। अपडेट करने के लिए समीन नवाज बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सरगोधा में घरेलू मुलाजिमा पर बदतरीन तशद्दुद किया गया है। चोरी के शुबे में मालिकान ने मुलाजिमा को खूब मारा पीटा, हालत ज्यादा खराब होने पर उसे करीबी लारी अड्डे पर फेंक दिया। जी बिल्कुल, तंजीला बीबी नून लीग के चेयरमैन सैयद न्याजी की घरेलू मुलाजमा थी जिस पर यह तशद्दुद किया गया है। मामला क्या है, ये तहकीकात अभी जारी हैं। सरगोधा में यह वाक़या पेश आया है, घरेलू मुलाजमा है जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। बदतरीन तशद्दुद किया गया है इस घरेलू मुलाजमा पर और आप देख भी सकते हैं किस कदर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और हालत ज़्यादा ख़राब होने पर करीबी लारी अड्डा पर इसको पहुँचाया गया। सैयद जवार हुसैन काज़मी से मज़ीद बात करते हैं। जवार, बताइएगा क्या मामला है, क्या कहना है पुलिस का? बिल्कुल तब्दीली का नारा लगाने वाली हुकूमत के यहाँ तब्दीली नहीं आई है। सरगोधा में घरेलू मुलाजमा पे तशद्दुद नहीं थम सका है। ऐसी ही एक बच्ची मेरे साथ मौजूद है जिसको घरेलू मुलाजमा पे तशद्दुद किया गया है, गर्म पानी फेंका गया है, आहनी राडों से तशद्दुद किया गया है और इसके बाद यहाँ जनरल बस स्टैंड पे फेंक दिया गया। इससे जानते हैं कि इससे क्या मामला हुआ। बेटा क्या नाम है आपका, क्या हुआ है? तंजीला। क्या हुआ, ये किसके पास काम करते थे आप? सईद न्याजी। क्या किया उन्होंने, क्यों मारा? अंगूठी चोरी हुई। अच्छा, क्या कहते थे फिर? कहते तुमने अंगूठी चोरी हमारी की है। अच्छा, फिर मैंने कहा मैंने नहीं की। पाइप के साथ मारते थे, इस्त्री के साथ जलाते थे। अच्छा। कुछ खाने को नहीं देते थे, गर्म पानी फेंकते थे। अच्छा, फिर कहाँ छोड़ के गए आपको? लारी अड्डे को फेंक गए थे आपको? जी जी बिल्कुल, आपने देखा मुतासरा बच्ची तंजीला हमारे साथ मौजूद थी जिसका कहना यह है कि बेपनाह तशद्दुद किया जाता था, गर्म पानी फेंका जाता था, आहनी राड से तशद्दुद किया जाता था और यहाँ रात के अंधेरे में उसको रोड पर फेंक गए तो किसी शहरी ने उसको उसके लवाहिकीन तक पहुँचाया। इंसाफ की मुंतजर है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में मिनरल वाटर कंपनी से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि दरियाए सिंध और नहर का पानी मिनरल वाटर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। 1 हफ्ते में निजाम ठीक करें वरना कंपनियां बंद कर देंगे। सिर्फ 2 कंपनियों को पानी बेचने की इजाजत दे सकते हैं, ऐसा कहना था सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस का। सुप्रीम कोर्ट में मिनरल वाटर कंपनियों से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दरियाए सिंध और नहर का पानी मिनरल वाटर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और 1 हफ्ते में ये तमाम निजाम ठीक करें वरना कंपनियां बंद कर देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सख्त बरहमी का इजहार किया है और कहा कि सिर्फ 2 कंपनियों को पानी बेचने की इजाज़त दे सकते हैं, तमाम तर मामला ठीक किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में आज ये अहम केस की समाअत हुई। एक और केस की बात करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शाहीन एयरलाइन के मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी पर बरहम हो गए। रिमार्क्स दिए कि जिन मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिली वो कैसे गुजारा करेंगे। बुलाए शाहीन एयरलाइन के कायम मकाम चेयरमैन को आज ही बुलाए वरना कल हर सूरत अदालत में पेश किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट में शाहीन एयरलाइन के मुलाजमीन की तनख्वाहों से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कहाँ हैं शाहीन एयरलाइन के CEO। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने अदालत को बताया कि वो मुल्क से बाहर हैं। चीफ जस्टिस बोले कि आपने इनको मुल्क से बाहर भगा दिया, ये सब आप लोगों की मिली भगत से हो रहा है। चीफ जस्टिस ने डीजी सिविल एविएशन से इस्तफसार किया कि आपके कितने वाजिबात शाहीन एयरलाइन के जिम्मे हैं। डीजी सिविल एविएशन ने बताया कि 1 अरब 34 करोड़ रुपए शाहीन एयरलाइन से लेने हैं, जिस पर चीफ जस्टिस बोले कि ये तो आपका काम था वाजिबात लेना, लगता है आपने मिलकर गड़बड़ की है। चीफ जस्टिस ने मजीद इस्तफसार किया कि अब जिन मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिली वो कैसे गुजारा करेंगे, हमें बताएं कि शाहीन एयरलाइन के कितने असासा जात हैं, जायदाद बेचकर तमाम रकम वसूल कर लेते हैं। कल शाहीन एयरलाइन के कायम मुकाम चेयरमैन को भी तलब कर लिया गया। और एक और अहम केस आज लगा सुप्रीम कोर्ट में। केपी में अस्पतालों की हालत इज़ार से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पेशावर के दिमागी अस्पताल की हालत इज़ार है और हालात अब भी खराब है। वहां इंसानों को जानवरों की तरह बांध कर रखा जाता है, किसी को एहसास नहीं कि वो लोग भी इंसान हैं। किस चीज पर बंदोबांग दावे करते रहे हैं, सिर्फ कहते रहते हैं कि वहां सब कुछ अच्छा बना दिया है, जन्नत जैसा निजाम है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो चलें दोबारा वहां का दौरा कर लेते हैं। चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी हेल्थ केपी से मकालमा। अदालती अहकामात के बाद अब वहां बेहतरी आई है। सेक्रेटरी हेल्थ ने ये जवाब दिया, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। केपी में अस्पतालों के फुजला तलफ करने से मुताल्लिक केस की समाअत भी हुई। उधर सुप्रीम कोर्ट में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि सबसे अहम मसला प्रोजेक्ट के इंचार्ज सिप्तैन हलीम की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का था। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल होना चाहिए। हिदायत दी गई है चीफ जस्टिस की जानिब से कि मुअय्यना मुद्दत तक ये जो मुकदमा है ये मुकर्ररा वक्त में कंप्लीट हो जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मसला इंचार्ज का है। और अजीजिया रेफरेंस में प्रोसिक्यूटर नैब वासिक मलिक के दलाइल जारी हैं। आज मुकम्मल होने का भी इम्कान है। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ का बयान USB के जरिए अदालत के हवाले कर दिया गया। नवाज शरीफ अदालत में पेश न हुए, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी गई। मजीद जानते हैं एहतशाम खयानी से। एहतशाम बताएगा आज की समाअत के हवाले से। इस वक्त अल-अज़ीज़िया रेफरेंस की समाअत जारी है और एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक समाअत कर रहे हैं। जो प्रोसिक्यूटर नैब हैं वासिक मलिक, वो आज भी अपने हतमी दलाइल दे रहे हैं और आज ये उम्मीद की जा सकती है कि वासिक मलिक के दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे। अपने दलाइल में वासिक मलिक ये बता रहे हैं कि हिल मेटल का जो ज़्यादातर मुनाफा था वो नवाज शरीफ को मिला। 88% की रकूम रिकॉर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ को मिली और 97% मुनाफा जो हिल मेटल का था वो पाकिस्तान भेजा गया, जिसमें से नवाज शरीफ ने अपनी बेटी मरियम नवाज को भी उसमें से रकूम दी। ये बताया जा रहा है वासिक मलिक की जानिब से। आज फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ का 342 का जो कि सफाई का बयान होता है वो कलमबंद किया जाना था, लेकिन साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज अदालत में पेश नहीं हो सके। उनके वकील की जानिब से ये बताया गया कि उनको घुटने में तकलीफ़ है और वो आज पेश नहीं हो सकते। अदालत में उनकी हाज़िरी की इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दी गई है। साथ ही जो ख्वाजा हारिस के मावन वकील हैं ज़ुबैर खालिद, उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया है कि जो तमाम तर सवालात हैं जो नवाज शरीफ को सवालनामा दिया गया था उनके जवाब तैयार हैं और वो तमाम तर जवाब USB में आज ही अदालत के हवाले कर दिए जाएंगे और उनको अदालती रिकॉर्ड पर लाया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया आगाह करने के लिए। आपको बताएंगे फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ की गाड़ी को लाहौर के इलाके डिफेंस में हादसा पेश आ गया। आसिफ, उनकी अहलिया और 2 बच्चियां शदीद जख्मी हो गईं। 4 जख्मियों को सर्विस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि तेज रफ्तार कार से बचते हुए क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ की गाड़ी को हादसा पेश आया। 24 न्यूज से गुफ्तगू में मोहम्मद आसिफ का कहना था कि अल्लाह ताला ने बचा लिया, अब हालत खतरे से बाहर है। तो ये हादसा पेश आया है गुज़िश्ता रात और शदीद जख्मी भी हुए मोहम्मद आसिफ, उनकी अहलिया और उनकी 2 बेटियां, और 4 जख्मियों को सर्विस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
उधर 24 न्यूज के प्रोग्राम जवाब दे में सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने कहा कि उन्हें इलाज के लिए 1 करोड़ रुपए मिले क्योंकि मेरी इस्तात नहीं थी। अगर नैब का कानून खत्म हो जाता तो फिर भी उन्होंने इंतकाम का कोई ना कोई तरीका निकाल लेना था। 25 जुलाई को 5 बजे तक धांधली नहीं हुई, बाद में नतीजे तब्दील कर दिए गए। तो ऐसा कहना था मुशाहिदुल्लाह का 24 न्यूज के प्रोग्राम जवाब दे में। सकत नहीं थी, सारे मिला लें ना, अगर सारे मिला जुला लें तो 1 करोड़ के करीब बन जाए। बहुत सारे सियासतदान कटहरे में हैं और अगर नैब का कानून खत्म हो जाता तो शायद कटहरे में ना होते। मैं इस बात पे यकीन नहीं रखता। मैं ये समझता हूँ कि नैब का कानून खत्म भी हो जाता तो जिन कुव्वतों ने जिन लोगों को इंतकाम का निशाना बनाया हुआ है उसका वो कोई और तरीका निकाल लेते। 25 जुलाई को इलेक्शन रिफॉर्म्स जो हैं उसके जो भी थे उसके मुताबिक इलेक्शन हुआ। 5 बजे तक इलेक्शन ठीक हुआ। अच्छा, जब वो जो इलेक्शन रिफॉर्म जिसके मुताबिक इलेक्शन नहीं हुआ उसमें मतलूबा नताइज नहीं आए तो नतीजा तब्दील कर दिया गया। आईजी पंजाब ने 50 पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। तरक्की पाने वाले 40 एसपीज भी शामिल हैं इनमें। एहसानुल्लाह चौहान को AIG मॉनिटरिंग एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब लगा दिया गया है। इम्तियाज अहमद खान को SP VIP सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात कर दिया गया है। मंसूर कंवर की बात की जाए तो उनको SP VVIP सिक्योरिटी लाहौर लगा दिया गया है। एहसन सैफुल्लाह को SP CRO लाहौर तैनात कर दिया गया है। खुर्रम शहजाद को SP टेक्निकल स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात कर दिया गया है। तो IG पंजाब ने जो है वो 50 पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, तरक्की पाने वाले 40 SPs भी इनमें शामिल हैं। तो तरक्की हुई, साथ ही पोस्टिंग भी मिल गई है। एहसानुल्लाह चौहान को AIG मॉनिटरिंग एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब लगा दिया गया, जबकि इम्तियाज अहमद खान को SP VIP सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात किया गया। उनके साथ मंसूर कंवर को SP VVIP सिक्योरिटी लाहौर लगाया गया है और एहसन सैफुल्लाह को SP CRO लाहौर तैनात कर दिया गया, जबकि खुर्रम शहजाद को SP टेक्निकल स्पेशल ब्रांच लाहौर लगा दिया गया है। खालिद महमूद अफजल को SP सिक्योरिटी डिवीजन 90 इशारा लगाया गया है। इरफान आमिर को SP सर्वे स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात कर दिया गया है। 24 न्यूज की मेड इन पाकिस्तान मुहिम पर मुल्तान के वकला और शहरियों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। जो पाकिस्तानी अशिया हैं वो दुनिया के किसी मुल्क के अशिया से उसका मुआवजा किया जाए तो वो कम नहीं है। इसलिए इससे एक तो हम ज़र मुबादला बचाकर भी अपने मुल्क और कौम की खिदमत कर सकते हैं और इसके अलावा ये है कि हम अपने मुल्क की मईशत को सहारा देकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए मुमिद मावन साबित हो सकते हैं। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप लॉन्च करें। फ़ीमेल्स को चाहिए कि वो मतलब बाहर के प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें ताकि अपनी मुल्क की जो हम प्रोडक्ट्स करेंगे इससे ना सिर्फ ये होगा कि पाकिस्तान की जो मुआशी हालत होगी वो बेहतर होगी और इससे मतलब बहुत बेनिफिट्स होंगे पाकिस्तान को खासकर। हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है तो हमें थोड़ी सी अवेयरनेस नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। हमारी जो अवाम है अल्लाह की मेहरबानी से मैं कहता हूँ कि हर फील्ड में हर शोबे में उनकी जो कह लें कि इन्वेंशंस हैं वो बड़ी काबिल कदर है। एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान मैं यही समझती हूँ कि हमें हर हाल में अपने मुल्क की प्रोडक्ट्स को आगे लाना चाहिए। बेसिकली वो हैं भी हमारे मुल्क की, हमारे ही मुल्क की इकोनॉमी में वो सपोर्ट करेंगी। तो हम 24 चैनल की इस मुहिम में उसके साथ भी हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस आगाही मुहिम को आगे पहुँचाया जाए। तो 24 न्यूज की मुहिम मेड इन पाकिस्तान के बारे में इस्लामाबाद के शहरियों का कहना है कि हमें चाहिए कि पाकिस्तान की तैयारशुदा अशिया इस्तेमाल करें ताकि मईशत मुस्तहकम हो। उन्होंने कहा कि हमें गैर मुल्की अशिया से परहेज करना चाहिए। अपने मुल्क की बनी चीज़ें इस्तेमाल करें अगर तो इससे तो कोई अच्छी बात और हो ही नहीं सकती। हमें चाहिए कि अपनी प्रोडक्ट्स पे ध्यान दें, उनकी क्वालिटी का ध्यान दें और जैसे कि लोगों को भी उसका फ़ायदा मिल सके। हमारी अच्छी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं जो बाहर जाती हैं, तो बाहर जाके बेचने से बेहतर है कि हमारी यहाँ चीज़ें बिकें। जो पाकिस्तान की अपनी क्वालिटी अपनी चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए
اور उनको जितना ख़रीदेंगे, जितना उन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, एक तो उससे पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा होगा। पाकिस्तानी अशिया ही इस्तेमाल करने चाहिए जिससे हमारी मईशत भी बेहतर हो सकती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपनी क्वालिटी को भी बेहतर करना चाहिए। पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि पाकिस्तानी अशिया इस्तेमाल करे क्योंकि पाकिस्तानी मईशत तरक्की करे। और नाज़रीन, नए पाकिस्तान में चल्लास के बच्चे रुल गए हैं। थोर खट्टोबट का सरकारी स्कूल लावारिस हो गया है। स्कूल के लिए छत, खुला आसमान और पत्थर कुर्सियां बन गए हैं। स्कूल में पानी और बाथरूम्स की सहूलत भी दस्तयाब नहीं है। उमर फारूक की ये रिपोर्ट देखिए। ये है दयामर के इलाके थियोर का गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जो 8 सालों से इमारत के बगैर चल रहा है। स्कूल की इमारत 2010 के सैलाब से तबाह हो गई थी। तलबा और तालिबात शदीद सर्दी में भी खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल में बैठने के लिए भी मुनासिब जगह नहीं है। बच्चे पत्थरों पर बैठकर अपना मुस्तकबिल संवारने में नजर आते हैं। बच्चों के लिए पत्थर, कुर्सी, मिट्टी, फर्श और आसमान छत बना हुआ है। तलबा का कोई हमदर्द नहीं। बच्चे कहते हैं कहाँ है नया पाकिस्तान, कहाँ है वज़ीर आज़म इमरान खान के बच्चों को पढ़ाने के लिए सहूलतें देने के दावे। उनका कहना है कि हुकूमत सुतेला सलूक बंद करे और इमारत बना कर दे। नाज़रीन, ना टेंडर हुआ और ना ही कोई कानूनी तकाजा पूरा किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ख्वाहिश पर गवर्नर हाउस पंजाब की दीवारें गिराने का काम जारी है। दीवारें गिराने के बाद जंगले भी लगाए जाएंगे। सकाफती विरसा वज़ीर आज़म की ख्वाहिश की नजर हो रहा है, जिस पर कफायत शारी की दावेदार हुकूमत के 15 करोड़ से ज़ायद के अखराजात आएंगे। फरहान यामीन से मजीद बात करेंगे हम। फरहान बताएगा 15 करोड़ भी लगेगा, दीवार भी गिरेगी, जंगला भी लगेगा, क्या कहना है शहरियों का? शहरियों ने मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया। शहरियों का कहना है कि इस दीवार को ऐसे ही रहना चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी या म्यूजियम बनाना है तो इस दीवार के अंदर बनाया जा सकता है, इस दीवार को गिराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल बताया जाए तो मजदूर यहाँ पर पहुँच गए हैं जो सुबह से हम वेट कर रहे थे। और यहाँ पर जो सरकारी एहलकार है उससे जब पूछा गया कि कौन सा महकमा ये दीवार गिराया तो उसने बताने से कासिर रहा। उसका कहना था कि सिर्फ उसके अफसर ने कहा है बाहर जाओ और काम की निगरानी करो, और उस सरकारी एहलकार ने अपना नाम और उस अफसर का नाम बताने से भी गुरेजा रहा है। इस वक्त एक मजदूर यहाँ पर मौजूद है, उसका कहना है कि दीवार को पहले कॉर्डन ऑफ किया जाएगा ताकि मट्टी ना उड़े, उसके बाद इसको गिराने का काम बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इस तमाम अमल को जो कि दीवार गिराने का है उसको देखा जाए सरकारी जो कवायद कवानीन है उसके ऊपर रख कर तोला जाए तो मुकम्मल तौर पर एक ख्वाहिश इमरान खान की शाही फरमान नजर आता है। क्योंकि जो टेंडर किया जाता है किसी भी सरकारी जगह के ऊपर कोई चीज़ गिरानी हो या कोई चीज़ बनानी हो, तो अब तक की इतलात के मुताबिक किसी किस्म का कोई टेंडर नहीं किया गया है और ना ही कोई यहाँ पर महकमा आया है जिसने इसका तखमीना लगाया हो। बस इमरान खान आए हफ्ते के दिन, उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया, जिसके बाद आज 20 से 25 फीट जंगला गिरा दिया और आज फिर एक दफ़ा काम शुरू हो गया दोबारा। जी ठीक है, शुक्रिया फरहान आगाह करने का। उधर गवर्नर हाउस लाहौर की दीवारें गिराने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के आज़ाद सिद्दीक एडवोकेट ने दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त गुजार का कहना है कि गवर्नर हाउस सकाफती विरसा है, दीवारें नहीं गिराई जा सकती, तो ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के आज़ाद सिद्दीक एडवोकेट ने दरखास्त दायर कर दी है।